अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आज की कहानी एक लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर की है। ये कहानी बहुत दर्दनाक है और ये वाक़या उनके गांव में पेश आया। ये कहानी है एक सीधी सादी भोली भाली गांव की लड़की खदीजा के नाम। नवीं जमात अच्छे नंबरों से पास कर ली तो अम्मी अब्बू बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको उम्मीद ना थी कि मैं पास भी हो जाऊंगी। मुझको नई क्लास में जाने की बहुत खुशी थी। मज़ीद ये कि अम्मी ने छुट्टियों में मामू जान के साथ गांव भेजने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अच्छे नंबरों के साथ मशरूत था। कुछ वजूह की बिना पर अम्मी अपने मैके नहीं जाती थीं। मैं अपने होश संभालने के बाद पहली दफ़ा जा रही थी। तभी फूले नहीं समाती थी। छुट्टियां होते ही मामू लेने आ गए और हम गांव रवाना हो गए। दौरान सफ़र तमाम रास्ता सोचती जा रही थी कि वहाँ के लोग कितने सादा होंगे, जबकि मैं खुद सादगी को पसंद करती थी। सीधी सादी लड़की थी। उन दिनों दुनिया के नशेबो फराज को अच्छी तरह नहीं समझते थे कि ज़माने में क्या हो रहा है और क्यों कर हो रहा है। बहरहाल चंद घंटों के सफ़र के बाद हम गांव पहुंचे। देहात की फ़ज़ा में एक ताजगी होती है। खुले आसमान तले लहलहाते खेतों ने रूह में एक फरहत भरा एहसास बख्श दिया। यहाँ के लोग वाकई बहुत सादा थे। देहाती लड़कियां आने वाहिद में इकट्ठी हो गईं और उन्होंने मेरे गिर्द घेरा डाल दिया, जैसे मैं कोई आसमान से उतरी अप्सरा हूं। मैं बहुत खुश थी। उन सादा लू लड़कियों में एक बहुत अच्छी लगी। उसकी शोखियां दिल मोह लेने वाली थीं। हालांकि मैं संजीदा और सुकून पसंद थी, फिर भी वो शौक मेरे दिल को भा गए। ताहम एक बात मैंने महसूस की कि ये लड़की खदीजा खुलकर नहीं हंसती थी, और जब हंसती थी उसकी हंसी में उदासी झलकती थी। खदीजा में जाने क्या बात थी कि मेरी उसकी दोस्ती मिनटों में हो गई, जबकि मैं शहरी और वो कुली तौर पर देहाती लड़की थी। मगर देहाती लड़कियों की मानद उसमें उजड़पन बिल्कुल नहीं था। चंद दिनों में ही उसके साथ दोस्ती इतनी हो गई कि अब हम इकट्ठी बाहर जाने लगे। बाहर निकलकर मुझको एहसास हुआ कि यहाँ के लोग खदीजा को अच्छा नहीं समझते। वो उससे बेरुखी से बात करते और किसी का रवैया तो भरपूर एहानत भरा होता। उसके घर गई, वहां भी उसके साथ ऐसा सुलूक था। एक बड़ा भाई जमाल था और एक छोटी बहन जिसका नाम नाजो था। वो एक अच्छी फैमिली थी। उसके बावजूद खदीजा वहां खुश नहीं थी। बस एक नाजो थी जो अपनी बहन से प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी। जब मामू को पता चला कि मेरी दोस्ती उस लड़की से हो गई है तो उनको बुरा लगा और उन्होंने मेरा उसके साथ मेल जोल बंद करा दिया। मैं परेशान हो गई। आखिर ऐसी क्या बात है कि ये लोग उस बेचारी को इतना बुरा समझते हैं। एक रोज मामू घर पर नहीं थे। वो मुझसे मिलने आ गए। तभी मैंने पूछ लिया, क्या है, क्यों तुम लोगों को अच्छी नहीं लगती हो? तुम्हारे बारे में उनकी राय सही नहीं है। इसकी कोई वजह है? वो मुझे इस बारे में बताने से झिझकने लगे। कहने लगी, क्या करोगी सुनकर? ये समझो कि ए दोस्त, लब कुशाई का मौका ना दे मुझे। अफसाना मेरे दिल का बड़ा दर्दनाक है। ऐसी देहाती और अनपढ़ लड़की के मुंह से शेर सुनकर मैं शशतर रह गई। सोचने लगी कि आखिर कौन सी बात है जिसने इस मासूम लड़की को इस उम्र में
शायरी सिखा दी है। यकीनन इस शेर गोई में कोई दूसरा शामिल हाल था। कौन था वो? एक दिन दोपहर के वक्त नाजो मेरे पास आए। उस वक्त नानी बाहर थीं और नाना खेतों पर थे। मैं और मोमानी घर पर थीं। नाजो को कमरे में ले आई और इसरार किया कि तुम अपनी बहन के बारे में बताओ, क्या मामला है। तब वो यूं गोया हुई, सायरा बाजी, ये खदीजा आप ही है ना? अम्मा बाबा का कहना नहीं सुनती थी। अम्मा मना करती थीं कि बलिया से उस तरफ मत जाया करो, वो हमारा इलाका नहीं है, बल्कि सरकारी इलाके में आता है। वहां एक डाक बंगला है जिसमें सरकारी ऑफिसर आकर ठहरते हैं। ये फिर भी उधर चली जाती थी। गांव वाले, आपको पता है कि अपनी बेटियों को डाक बंगलों की तरफ कभी नहीं जाने देते। मगर क्यों? मैंने पूछा। इसलिए कि उधर जाने से कभी कभी बर्बादी के दरवाजे खुल जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, शायद इसीलिए बड़ी बूढ़ियां बरसों से कुछ ऐसी कहानियां सुनाती आई हैं कि डाक बंगलों में जिन्नात रहते हैं और ये भूत प्रेत कुंवारी लड़कियों को चिमट जाते हैं। तो क्या तुम्हारी बहन को भी कोई जिन भूत चिमट गया है? सायरा बाजी, आपको नहीं पता, खदीजा आपी की तो मंगनी भी हो चुकी थी अपने ताया के लड़के से। मगर खालिद उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बात करता तो मुंह फेर लेती थी। अब आगे सुनो। एक बार ये अकेली उस तरफ गए। डाक बंगला अक्सर खाली पड़ा रहता था। चौकीदार तभी सफाई करता जब वहां कोई अफसर बाबू आकर ठहरता। बंगले के अहाते में जामन, बेर और आम के दरख्त हैं। शहतूत भी लगे हैं। ये उनको तोड़ने के लालच में जाते। कई बार मुझे भी बहलाकर साथ ले लिया करते। अम्मा ने मुझको बहुत डांटा कि तू इसके साथ मत जाया कर, जब तू ना जाएगी तो ये भी अकेले जाने से डरेगी। मगर हमारी बड़ी बहन निडर है, ये मौका मिलते ही अकेली जा निकलती। जाने क्यों इतनी सैलानी तबीयत है। भला ये इतने खेत खलियान काफी नहीं सैर सपाटे को? क्या डाक बंगले पे जाना जरूरी था? खैर फिर ये हुआ कि एक रोज ये वहां गई तो एक अफसर आया हुआ था। उसने इनको बातों में लगा लिया और दोबारा आने का वादा लिया। जामन तोड़ने के बहाने ये रोज चोरी छुपे उससे बातें करने जाने लगी। पहले तो किसी को पता ना चला, फिर चौकीदार ने देख लिया। बंगले के बाग में बाबू से बातें करते वो खान सामा भी था। उसने किचन की खिड़की से इनको देखा था, मगर अफसर के डर से खामोश रहा। अफसर ने इनको तोहफे भी दिए और शादी का वादा किया। कहा कि मैं दोबारा आऊंगा तो बारात लेकर आऊंगा। ये बातें बाबा चौकीदार ने सुन ली और उसने अब्बा को कहा कि खदीजा को उस तरफ मत भेजा करो। अब्बा ने समझा कि वैसे ही कहा है। उन्होंने कोई खास तवज्जो ना दी। एक माह बाद ही अफसर दोबारा आया। ये दोबारा उधर जाने लगे। कुछ गांव के लोगों ने देख लिया। उन्होंने अफसर को गांव से वापस भेज दिया और अब्बा को आकर बताया। अब मेरे बाबा के कान खड़े हो गए। उन्होंने आप ही को खूब मारा, धमकियां दी, मगर वो अफसर जाते जाते आप ही से वादा कर गया कि मैं जरूर आऊंगा। तुम शादी ना करना, बल्कि मेरा इंतजार करना। वो बाबू तो चला गया। हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। 1 साल तक वो ना आया। ये उसकी आस में जीती मरती रही। दिन रात उसका इंतजार करती थी। सिर्फ मुझसे जिक्र करती, क्योंकि मैं किसी से आप ही की बातें नहीं कहती थी। कभी कहती, जा जरा देख कर आ, डाक बंगले की बत्तियां जलती हैं कि नहीं। उनको तो उधर जाने की बिल्कुल इजाजत ना थी। मैं जाकर देख आई।
उनको बताती कि उधर कोई नहीं है, घुप अंधेरा है, चौकीदार भी नहीं है, गेट पर ताला पड़ा हुआ है। घर वाले उनकी शादी करना चाहते थे, मगर ये सुनती ही ना थी। अपने मंगेतर से लड़ती और उसको घर आने से मना करती, जिस पर ताई खफा हो गई कि अभी से ये हाल है, जब बहू बनेगी तो क्या करेगी। ताई अब तरह तरह की बातें बनाने लगी। गांव वाले भी बदजन थे। यही वजह है कि लोग इनको अच्छा नहीं समझते और इनसे सही तरह से बात नहीं करते। वो आप ही को आवारा लड़की कहते हैं और अपनी बेटियों को उनसे मिलने से रोकते हैं। आप शहरी हैं, आप ही को शहरी बहुत अच्छे लगते हैं, वो आपसे प्यार करती हैं। आप ही उनको समझाइए कि वो शादी के लिए मान जाएं, वरना भाई उनको बांध कर मारेंगे। अभी तो अम्मा के मना करने पर चुप हैं और कुछ नहीं कहते। मैंने नाजो से वादा किया कि मैं उसे समझाऊंगी। 3 रोज बाद मेरी मुलाकात खदीजा से हुई। मैंने पूछा, क्या ये सब सही है? वो बोली, हाँ, मुझे उस बाबू का इंतजार है, मगर तुमको किसने बताया है? मैंने कहा, तुम्हारा माथा देखकर सारा हाल पढ़ लिया है। जिसने भी बताया हो, इस बात को छोड़ो, लेकिन मेरी मानो, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो और शादी कर लो। मुझे खालिद पसंद नहीं है। वो धोती बांधता है और सर में रोज कड़वा तेल बहाता है। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि मेरे नाना आ गए। वो मुझे कुएं की मुंडेर पर खदीजा से बातें करते देखकर नाराज हुए और घर ले आए। घर आकर खूब डांटा और फिर मुझे खाला के गांव भेज दिया। 2 हफ्ते के बाद मैं वापस आई तो पता चला कि खदीजा की शादी हो रही है। फौरन उसकी तरफ गए। वो मुझे देखते ही ज़ारो कतार रोने लगे। पूछा, क्या हुआ है? कहने लगी, सायरा, तुम्हारे जाने के बाद वो ऑफिसर बाबू आया था। 2-3 दिन हम नहीं मिले। अब्बा के डर से मैं डाक बंगले की तरफ नहीं जा सकी। घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, मगर मैं खालिद को धोखा नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरा दिल उस अफसर बाबू के साथ है। खालिद से क्यों कर प्यार कर सकूंगी? अभी वो ये बात कर रही थी कि एक गांव की बच्ची मुट्ठी में कुछ दबा कर लाई और खदीजा से कहा, ये बाबू ने दिया है। ये कहकर वो भाग गए। उस वक्त वहां मेरे और खदीजा के सिवा कोई ना था। खदीजा पढ़ी लिखी ना थे, उर्दू भी ठीक तरह से नहीं पढ़ सकती थी। बहरहाल उसने रुका, मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, तुम ही इसको पढ़ दो। मैंने पर्चा खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। खदीजा, रात को अपने चंद जोड़े कपड़े और जेवरात लेकर आ जाना। हम यहां से शहर जाकर शादी कर लेंगे। ये सुनकर उसकी बाँछें खुल गई और चेहरा खुशी से गुलनार हो गया। कहने लगी, देखा, मेरा दिल गवाही देता था कि शहरी बाबू मुझे भूला नहीं है। वो जरूर मुझको यहां से ले जाएगा। लम्हा भर को खुश हुई, फिर अफसुर्दा हो गई और कहा, मुझको मशवरा दो, मैं क्या करूं? और मैंने उसे जो मशवरा दिया, मैं आज भी सोचती हूं तो कहती हूं कि काश मैं ऐसा ना करते। मैंने उसे कहा कि तुम चली जाओ, तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल जाएगा और तुम खालिद को भी धोखा ना दोगे। फिर मैं घर आ गई। कल शाम को उसका निकाह था और फिर रुखसतें। मगर हमारे घर से कोई भी उसकी शादी में नहीं जा रहा था। बहुत बेचैनी थी, मगर मैं इस बारे में अब सुबह के अलावा कुछ मालूम नहीं कर सकती थी। लिहाजा शाम के बाद सो गई और सुबह जब मेरी आंख खुली तो नानी नाना से कह रही थी, जल्दी करो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
मैं आंखें मलती सहन की तरफ जाने लगी। तभी मुमानी ने कहा, सायरा, तुमको पता है कि खदीजा का कत्ल हो गया है? मेरे हाथ से पानी का बर्तन छूट गया। क्या कहा मुमानी? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दिल को धचका सा लगा। पहले नानी उनके घर गए। कुछ देर बाद मैं भी मुमानी के हमरा वहां गए तो नाजो ने बताया कि आप ही दुल्हन के लिबास में थी। नाजो ने खुद उसके इसरार पर उसको बाहर तक पहुंचाया था और घर से तमाम जमा पूंजी भी ले गई थी। लेकिन जब घर में उसकी गैर मौजूदगी का पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। जब भाई उसको ढूंढता डाक बंगले पहुंचा तो वो वहां काबिले एतराज हालत में मिले, जबकि जेवर और नकदी लेकर वो अफसर वहां से फरार हो चुका था। खदीजा को उसने नशा आवर कोई शय पिला दी थी। उसका भाई जमाल बहन को इस हाल में देखकर गैरत से आग का शोला बन गया और उसने फौरन अपनी बहन को कत्ल कर दिया और खुद को थाने पेश कर दिया। मां तो बैन भी ना कर पा रही थी। वो ऊट पटांग बातें कर रही थी। लगता था पागल हो गई है। बाप बेचारा सख्ते में आ गया। तब मुझको अपनी नासमझी और आपत नाअंदेशी पर बड़ा गुस्सा आया कि मैंने ही खदीजा को मशवरा दिया था कि वहां चली जाए। मुझे क्या मालूम था कि मोहब्बत का ये रूप भी होता है। मैं नवीं की तालिबा थी। लोगों को समझना और जिंदगी का तजर्बा मुझे छू कर भी ना गुजरा था। बार बार खदीजा का मासूम चेहरा निगाहों में आता तो आंखों से आंसू टपकने लगते। सोचती थी, ऐ काश मैं गांव ही ना गई होती। अगर गई थी तो खदीजा से ना मिली होती। अगर मिलना ही था तो फिर उसको ऐसा मशवरा ना दिया होता। वो बेचारी तो अपने भोलपन में मुझसे पूछ रही थी, अब मुझे मशवरा दो, मैं क्या करूं? ऐ काश मैं उसको वहां जाने का मशवरा ना देती, उसको रोक लेती। वो शायद रुक जाती, क्योंकि मुझ पर बहुत एतबार करती थी। मेरी हर बात मानती थी, लिहाज करती थी। वो गांव की सीधी सादी लड़की थी और जिस लुटेरे ने उसको धोखा देकर लूटा, उस राहजन ने यह भी ना सोचा कि गांव में घर से निकल भागने की सजा लड़कियों को मौत की सूरत में मिलती है। जाने वो कैसा पढ़ा लिखा अफसर था कि उसने मासूम को लूटा ही नहीं, जान का नजराना भी ले गया। वो खुद तो आराम से रोपोश हो गया और गांव वाले भी उसकी आफिसरी की वजह से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन खदीजा के साथ साथ उसके भाई को जेल की आईनी सलाखों के पीछे चक्की पीसना पड़ी और उसके माँ बाप बेटी के दर्दनाक मौत पर खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गए। खदीजा की सजा इसी दुनिया में उसे मिल गई या उस जहान में भी मिलेगी, ये तो अल्लाह ही जाने। मगर मुझे यकीन है उस धोखेबाज हवस परस्त ऑफिसर को दोहरी सजा मिलेगी, जिसने एक मासूम की दोशीजगी को खाक में मिलाकर अपना ही नहीं सारे मुल्क का दामन मैला कर दिया। दोस्तों, ये थी एक भोली भाली सीधी सी देहाती लड़की खदीजा की कहानी। उम्मीद करती हूं कि इस कहानी से तमाम लड़कियों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर अब्दुल जब्बार का, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला पाकिस्तान से है, मिस रेहाना का जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं,
मिस उज़मा का जो कि बेंगलोर से बिलोंग करती हैं, और मिस तैयबा सलमान का जो कि कराची पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। आप सबसे गुजारिश है कि कहानियों को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि कोई पता नहीं कि कौन सी कहानी सुनकर किसको अपनी ज़िंदगी का बड़ा सबक मिल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीज़ा कंवल को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे।